हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु एवं अणु के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उन्हीं से रिलेटेड आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स कुछ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उनका आंसर बताना है, ठीक है? तो चैप्टर क्या है आपका? परमाणु एवं अणु। चलिए सेशन का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या कहा जा रहा है? विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट, कौन सी अविधारणा इज द रिजल्ट, परिणाम है, ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। क्या बताया? यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आपने पढ़ा उसका रिजल्ट जो था वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट है, एक अभिधारणा है। तो कौन सी वो अभिधारणा है? ओके, प्रश्न लिखेंगे। डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम? ठीक है, तो दो चीजें हैं। पहला, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या है, और दूसरा आपका क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो पहली चीज, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम के बारे में डाल्टन ने दी थी, जहां पर उन्होंने एटम को सूक्ष्मतम अविभाज्य कण बोला था। ठीक है, द्रव्यमान से संबंधित चीज उन्होंने क्या बोली कि परमाणु यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। साथ ही उन्होंने क्या बोला, द्रव्य नष्ट नहीं हो रहा, उत्पन्न भी नहीं हो रहा है। परमाणु ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में आपने बहुत सारे पोस्टुलेट पढ़े थे, जिनमें से आपने बोला कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे नेचर में, चाहे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए। ओके, परमाणु परमाणु आपस में जुड़ करके आपका अणु बनाते हैं, या अलग 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 तत्वों के परमाणु जुड़ रहे हैं तो वो यौगिकों का निर्माण करते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से आपने पढ़ा था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके, चलिए, तो आपका आंसर है, द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपोजिशन। किसी भी गिवन कंपोजिशन का मतलब क्या है? अगर आप किसी यौगिक की बात कर रहे हो सपोज, तो उस यौगिक में रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम्स यानी कि परमाणु के प्रकार जो होंगे वो कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है, विच इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किस पर आधारित था? रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था या लॉ था, उस पर आधारित था।
जो कि आपका है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आपने क्या बोला था, द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो द्रव्य, कोई भी द्रव्य की बात कर रहे हैं तो वो एटम से ही मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है? तो यही आपका यहाँ पर पोस्टुलेट था। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। उत्तर में लिखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का या सिद्धांत की निम्नलिखित अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, कौन सी अभिधारणा है वो जिसमें आप कह रहे हैं परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है ना ही उसका विनाश होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ओके, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा आपके स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है? ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान की बात करता है। कौन सा द्रव्यमान? जो किसी यौगिक में जो तत्वों के परमाणु उपस्थित है ना, उनके द्रव्यमान की बात करता है। कि कोई भी जो यौगिक बन रहा होगा वो चाहे किसी भी विधि से बन रहा है या किसी भी स्रोत से उसको लिया जा रहा है, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा ही स्थिर रहता है, चाहे मैंने क्या बोला, उसको आप किसी भी विधि से बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आपने कौन सा पोस्टुलेट पढ़ा था? आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि परमाणु की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। तो वो यही है, यानी कि किसी यौगिक की बात कर रहे हैं, उस यौगिक में सापेक्ष संख्या परमाणुओं की संख्या बराबर है हमेशा ही, और उनके प्रकार बराबर है, यानी कौन कौन से प्रकार के जो आपके एटम है वो वहां पर यूज किए जा रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो जल के एक मॉलिक्यूल में आपके हाइड्रोजन के 2 एटम उपस्थित हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम उपस्थित है। ठीक है, तो वो हमेशा ही इसी अनुपात में रहेंगे, सापेक्ष संख्या बराबर है। साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, वो निश्चित है, परमाणुओं का प्रकार निश्चित है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के ही परमाणु रहेंगे जब भी जल की बात होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर
आपका आंसर क्या हो जाएगा? द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दैट कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज दैट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड। किसी दिए गए यौगिक में उसके जो परमाणु हैं उनकी सापेक्ष संख्या और प्रकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ओके, हिंदी में लिख लेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की निम्नलिखित अभिधारणा स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। किसी भी यौगिक में अभिधारणा क्या है आपकी? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार जो होंगे वो क्या होंगे? निश्चित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आपने एक्सप्लेन करना है, क्या होता है, परिभाषित करना है। एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ आपका? परमाणु इकाई द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? कार्बन 12 के, कार्बन 12 यानी कि कार्बन का जो समस्थानिक है C12 वाला, उसके 1/12वें भाग के द्रव्यमान की बात आप वहां पर कर रहे थे। ठीक है, तो वही आपकी डेफिनेशन है। एन एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ atoms and molecule where one atomic mass is equal to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। ठीक है, क्या कहा गया? कार्बन 12 एटम के, एक कार्बन के 12 एटम के 1/12वें भाग के बराबर जो मास है वही 1 एटॉमिक मास होगा। ओके, चलिए परमाणु द्रव्यमान इकाई को
परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई को आपने परिभाषित करना है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन 12 का आप परमाणु ले रहे हैं और उसके 1/12वें भाग की बात कर रहे हैं, तो उसका जो द्रव्यमान है वही आपका एटॉमिक मास यूनिट होगा, 1 एटॉमिक मास होगा। ओके, चलिए आंसर लिखिए। ये सब आप चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, बस अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर लिखने। कार्बन 12 समस्थानिक, समस्थानिक समझते हैं ना? समस्थानिक संभारिक सब पढ़ा है हमने। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के को मानक इकाई द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे आप कह रहे हैं वो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is not possible to see an atom with the naked eyes? नग्न आंखों से हम किसी परमाणु को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने जब परमाणु को पढ़ा था तो हमने बोला था कोई भी एक छोटी सी चीज की कल्पना कर लीजिए, बहुत छोटे कण की कल्पना कर लीजिए, परमाणु उससे भी छोटा है और क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा है तो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। देखो आपने क्या किया, आपने कोई भी पदार्थ ले लिया, परमाणु कहाँ है आपका? पदार्थ के अंदर है ना। पदार्थ को पढ़ा था हमने सबसे पहले, आपने बोला था मैम हर वो चीज पदार्थ है जो भी द्रव्यमान रखती है या जो भी कहीं पर स्थान घेर रही है, यानी जिसमें द्रव्यमान है, आयतन है, वो पदार्थ है। ठीक है, ये पेन ले लो, आपका रूम ले लें, आपके यहाँ कोई भी, आपके यहाँ चेयर हो गई, टेबल हो गई, हवा की बात हम लोग कर रहे थे, जल की बात कर रहे थे, सारी चीजें पदार्थ है। फिर क्या हो रहा था, फिर पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही थी। जैसे आपने बोला चेयर टेबल बुक जो है वो ठोस अवस्था में है क्योंकि उसके अपने गुण है कुछ। इसके बाद जब हमने जल की बात की कि जैसे आपका पानी है तो वो क्या है, द्रव अवस्था में आपको देखने को मिला, जिसको आप पीते हैं जनरली, तो वो द्रव अवस्था है क्योंकि उसके अपने कुछ गुण है या कुछ उसमें विशेषताएं हैं। इसके बाद हमने हवा की बात की तो हवा की कुछ और विशेषताएं थी, इस वजह से वो गैसीय अवस्था में थी। तो इस तरह से आपने पदार्थ की मेनली 3 यहाँ पर फेजेज या जो स्टेट थी, फिजिकल स्टेट, वो बताई थी। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जो भी आपका पदार्थ है वो जो दार्शनिकों ने अलग अलग अवधारणाएं दी, चाहे वो आपके ग्रीक फिलोसफर थे या इंडियन फिलोसफर थे, तो उन्होंने एक सूक्ष्मतम कण की कल्पना की थी कि जो पदार्थ है आपका वो सूक्ष्मतम, क्या बोल रही हूं मैं, सूक्ष्मतम, यानी कि बहुत छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। सूक्ष्मतम का अर्थ क्या है कि इससे छोटा कुछ नहीं होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपस में मिल करके पदार्थ को बना रहे थे। तो जो वो इतने छोटे कण हैं तो इसीलिए वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि कई सारे हम माइक्रोस्कोप भी यूज कर ले तब भी परमाणुओं को देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। अलग अलग परमाणु के मॉडल में आप अलग अलग तरह से परमाणु को पढ़ेंगे। अभी तो आपने सिर्फ डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा, जहां पर डाल्टन ने क्या बोला कि वो इनडिविजिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या बोला, सूक्ष्मतम है और साथ में अविभाज्य। जब वो अविभाज्य था तभी तो उसको सूक्ष्मतम कहा गया। अविभाज्य का मतलब क्या होता है, अ का मतलब है नहीं, विभाज्य का मतलब जो विभाजित नहीं हो रहा है।
यानी जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं या तोड़ नहीं पा रहे हैं और छोटा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप उसको विभाजित नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसा हो गया है, सूक्ष्मतम हो गया है। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण किसने बोला, डाल्टन ने बोला उसको, ठीक है। देन उसी अविभाजित सूक्ष्मतम कण की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वो इतना छोटा है इसीलिए हम उसको नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। ओके, बस यही इसका आंसर है। सो फर्स्टली एटम्स आर मिनिस्कुलर इन नेचर, measured in nanometers. Secondly, except for atoms of noble gases, they do not exist independently. Hence, an atom cannot be visible to the naked eye. ठीक है, जब आप परमाणुओं की बात करते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, नोबल गैसेस के परमाणु। नोबल गैसेस के परमाणु क्या होते हैं, उनका स्टफ पूरा होता है जिसे आपने पढ़ा है, तो वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके अलावा कोई भी आपको परमाणु इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। और क्योंकि बहुत छोटा इसका आकार है तो ये आपको नेकेड आई से यानी कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए नोट करिए। एक परमाणु को नग्न आंखों से देख पाना क्यों संभव नहीं है, ठीक है। पहला कि आपका परमाणु क्या है, बहुत छोटा है, नैनोमीटर में जिसकी आप रेडियस को मेजर कर रहे थे। आकार में बहुत छोटा है, जिसे नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सेप्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैस, अक्रिय गैसों के परमाणु को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। ओके, हेंस एन एटम कैन नॉट बी विजिबल टू द नेकेड आईज। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो आपका परमाणु है उसको नेकेड आईज से नहीं देखा जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उन कंपाउंड के आपने क्या करने हैं, रासायनिक सूत्र लिखने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है आपका, रासायनिक सूत्र लिखें। ठीक है, चलिए रासायनिक सूत्र लिखना कैसे सीख रहे थे, रासायनिक सूत्र के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। रासायनिक सूत्र होता क्या है, तो रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का क्या है, प्रतीकात्मक निरूपण है। आपने बोला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है,
सोडियम ऑक्साइड लिखा है, तो सोडियम का हमने एक सिंबल पढ़ा था, एक हमने ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के लिए आपका सिंबल पढ़ा था, ठीक है। तो दोनों के सिंबल को हम लिख करके इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उस यौगिक को, ठीक है ना। यानी कि आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ करके बता देंगे ये कंपाउंड ये, लेकिन उसके लिए पहली चीज आपको एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल्स पता होने चाहिए, यानी प्रतीक क्या होता है। सोडियम के लिए क्या प्रतीक आएगा, ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा। तो जितने आपने एलिमेंट्स पढ़े उनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। सेकंड, उनके परमाणु का क्रमांक आपको पता होना चाहिए कि परमाणु का क्रमांक क्या है। जब परमाणु का क्रमांक पता होगा यानी प्रोटॉनों की संख्या पता है, तो उदासीन अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो उससे आप क्या ज्ञात कर लेते हैं, संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं कि वैलेंसी कितनी है किसी भी एटम की। और जब वैलेंसी पता है, सिंबल पता है, तो आप दोनों या जो भी आपके जितने भी एटम हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल लिखकर उनके साथ उनकी वैलेंसी लिखकर क्रॉस कर देते हैं, और इस तरह से आपका क्या मिल जाता है, आपको केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर पहले सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और ऑक्साइड का कितना होता है, और सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, O लिखते हैं आप लोग। फिर उनकी संयोजकता सोडियम की 1 हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई 2, क्रॉस कर लेंगे तो Na2O आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम के लिए Al आएगा, क्लोराइड के लिए Cl आएगा। एल्यूमिनियम की 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो AlCl3 इस प्रकार से, ठीक है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम और सल्फर है, सोडियम के लिए Na, सल्फाइड के लिए S। फिर उसकी संयोजकता, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के लिए Mg और हाइड्रोक्साइड के लिए आप OH लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी के क्या कर लेंगे, जो आपके यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, वो आप लिख लेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड का क्या हो गया, Na2O, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ओके, तो इस तरह से आप रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, होमवर्क के लिए आपका ये प्रश्न है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। यहाँ पर आपको केमिकल फॉर्मूले दिए गए हैं, इन केमिकल फॉर्मूले से आपने केमिकल नेम लिखना है, ठीक है, कि नाम क्या होगा इस कंपाउंड का। क्लियर है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर इसी प्रकार से लिखना है। और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।